हेलो। कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं अमरीश मौर्य आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आपने सर देखा भी होगा। उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने कुछ एक शुरुआत करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की और मैंने ये सोचा कि क्या क्या किया जाए आपके लिए, जिससे आगे चल के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो, है ना। तो उस सिलसिले में मैं आपको पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। अभी जैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे आगे काफ़ी समय तक हम चीज़ें पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊँगा। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, अदर भी चैप्टर जो भी हैं उसको भी कवर किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं, जो मैं स्ट्रेटजी बनाई है अभी, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, उस चीज़ को सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आज मैं टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। टिग्नोमेट्री ये सिर्फ यही नहीं है कि आप ये जो है 9th और 10th के लिए ही सिर्फ है, ये बेसिक चीज़ जो है 11th और 12th वालों के लिए भी यही चीज़ है, ये उनको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जैसे आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब कोई भी, जैसे जॉब के लिए, आप नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसका जो लेवल होता है ना मैथ्स का, वो मैथ्स का जो लेवल होता है वो 10 तक ही रहता है। तो इसलिए 10 तक के मैथ्स को तो पढ़ना ज़रूरी है। और ये तो रही बात जॉब की बात होती है, लेकिन अगर आप इंटर में भी जाते हैं, इंटर के भी सिलेबस आप कवर करते हैं, तो आपको जो बेसिक है वो यहीं से ही आपको मिलेगा। ये बेसिक आपको आनी चाहिए, तब जाके आप 11th और 12th के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, पहले बेसिक को समझते हैं, है ना। तो पहला मेरा जो सोच है, मैं पहले आपको क्या करूँगा, पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला सबसे पहले कि मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप एक नोट्स बना लीजिए और नोट्स की तरह करिए। कंप्लीट कोर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरा, जितना भी कंप्लीट मैथ्स है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, ठीक है, 11th हो, 12th हो, उसको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया है ना। और अभी 11th और 12th के लिए भी मैं कोई अदर टॉपिक भी पैरेलल लेके चलूँगा। पैरेलल मतलब 9th 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री हो गया और उसके लिए कोई दूसरा ले लूँगा, जैसे कैलकुलस ले लिया, कुछ इस टाइप का। लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th के लिए मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो ये 11th और 12th वाले ना पढ़ें, वो भी इसको पढ़ें। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पीडीएफ है जहाँ पे आप त्रिकोणमिति का परिचय लिखा हुआ है। ये आपने देखा ना, ये त्रिकोणमिति का परिचय लिखा हुआ है। ये पता है क्या, ये एनसीईआरटी की बुक है, उसी का ये पेज आपको दिख रहा है। ये पूरा पीडीएफ है, नीचे आप पूरी एनसीईआरटी पाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा जैसे हो सकता है आप कोई और दूसरा किताब पढ़ रहे हो, है ना, जैसे विद्या की किताब पढ़ रहे हो या मनोहर की किताब पढ़ रहे हो, शायद आप लोगों का विद्या की ही किताब है। लेकिन तो बात ये समझिए एनसीईआरटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का पूरा कोर्स, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, अब समझिए इसको मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जब आगे बढ़ेंगे, आगे आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे ना, कम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जो एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी गई उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। ऑथेंटिक मतलब अगर आप किसी से कंपैरिजन करना हुआ, जैसे दो चार चीज़ों से अगर आपको कंपैरिजन करना हुआ किसी क्वेश्चन के हल को, या वो सही है कि गलत है, तो ये एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी होती है उसको सही माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। किसी भी अदर बुक से आप अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो चीज़ें लिखी होती है उसको सही माना जाता है। एग्जाम में नंबर्स एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा है उसी के आधार पर आपको दिया जाता है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी में जितनी सारी चीज़ें लिखी है, इवन वो एक एक लाइन जो लिखा है उसको मैं समझूंगा और आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, और उससे जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं, जो भी वो बताना चाह रहा है, मैं उससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी आप बेसिक जो भी हमारा है, एनसीईआरटी को हम बेसिक मान के एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे हम। तीसरी पॉइंट क्या रहेगी, तीसरी पॉइंट में ये समझिए, जब एनसीईआरटी हर चैप्टर का जितना भी चैप्टर होगा उसकी एनसीईआरटी से हम पूरा कवर कर लेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी होगी, जो क्वेश्चन लिखा होगा, जो इसकी प्रश्नावली होगी, जो एग्जाम्पल दिया होगा, वो सब हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एडिशनल। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, एडिशनल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या निकला एडिशनल क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं सर ये एडिशनल क्वेश्चन क्या मतलब हुआ। तो एडिशनल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस चीज़ में देख रहे हैं एनसीईआरटी की किताब में जितने भी क्वेश्चन लिखे रहते हैं, है ना, वो जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है,
ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आए, उससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। अगर जब उससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, या थोड़ा सा चेंजिंग कर दे। तो कहने का मतलब मैं एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको तो कराऊंगा ही, उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं जानता हूँ इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं कराऊंगा, है ना। तो आप एक चीज़ समझिए कि आपका चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब आपका एक एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि जितना मैं कवर करूंगा, आपके एग्ज़ाम में कोई अगर सवाल आएगा तो जो मैं पढ़ाया रहूँगा उसी में से आ जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपकी बहुत फॉर्मेटिंग, तीसरा चौथा क्या रहेगा मेरा, तो एडिशनल क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैं एक एक क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करूंगा। मतलब समझ रहे हैं फॉर्मेटिंग कैसे, जैसे आप कोई भी एक क्वेश्चन होगा ना तो आपकी किताब में लिखा उस क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा, 5 क्वेश्चन बना दूंगा, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बना के सामने ही आपको दिखाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है ना, भले आपकी किताब में नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं बना के दिखाऊंगा, ये ऐसे पूछा जाए तो फिर कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में कितने तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन लेके मैं आपको 10-10 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, है ना। उस 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, दिमाग अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा उस क्वेश्चन को लेके। कभी भी वो क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे सर ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। पांचवा मेरा क्या रहेगा कि हम एडिशनल क्वेश्चन हो गए, फॉर्मेटिंग में मैं कर दूंगा। उसके बाद मैं अलग से आपके लिए काम कर रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं ये सीबीएसई बोर्ड, जैसे आप स्टेट बोर्ड में आते हैं ऐसे सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड अपने यहाँ चलती है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये होता है, और ये होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या स्टेट एग्जाम के जो भी हैं, ठीक है। उन सब के मैं टच में हूँ, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर में देखता रहता हूँ, और मैं वो आगे उसको देखता भी रहूँगा। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि आप किसी भी टॉपिक की बात करेंगे मेरे से तो मैं ये कहूँगा जितना मैंने आपको करा दिया है वही सफिशियंट है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो आपकी किताब है उसको भी मैं देखूंगा जो आप पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एडिशनल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी कराऊंगा, उसके बाद सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं देखूंगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे उनको भी मैं कराऊंगा। तो कहने का मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। छठा मैंने क्या सोचा है, छठा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी। जैसे आप जानते हैं अभी आप 9th में होंगे, 12th में होंगे, या 11th एंड 12th में होंगे, इन्हीं चारों में से किसी क्लास में होंगे, क्योंकि ज़्यादातर फोकस अभी हमारा इसी में ही है। अब आप समझिए आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आप आगे जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आप रिसर्च करें, या हो सकता है कई सारे फील्ड हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इवन आप बीटेक कर सकते हैं, इवन आप एमबीबीएस बन सकते हैं। बीटेक मतलब आप इंजीनियर बन सकते हैं, एमबीबीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इवन आप कुछ भी कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, या कुछ भी बैंक सेक्टर में जाइए, आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको उस चीज़ को आगे चल के पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैंने पढ़ा है उस चीज़ को, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आप उस टाइम नहीं पढ़े होंगे तब जब आप तैयारी करने जाए, जैसे आप जानते हैं आपके आसपास इलाहाबाद में लोग तैयारी करने जाते हैं, अब इलाहाबाद में आप जानते हैं तैयारी करने जाते हैं, तो अब जब वो जाते हैं ना तैयारी करने, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्री उनको क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका वो पैसा देते हैं, उस मैथ्स के लिए वो पैसा देते हैं, दूसरे के यहाँ कोचिंग करते हैं, उस जाके पढ़ते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्री उनको पढ़ाया जाता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे आज की डेट में आप समझ रहे हैं एसएससी एग्जाम होता है ना, तो एसएससी वगैरह एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। अदर ही भी स्टेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक चीज़ है, इसको आप अगर आप आज पढ़ लेते हैं तो जब आप जाएंगे इलाहाबाद तैयारी करने या कहीं भी तैयारी करने, लखनऊ इवन किसी भी सिटी में तैयारी करने जाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ जाएंगे तो शायद आपको कोचिंग की भी ज़रूरत ना पड़े, और मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब छठा पॉइंट इसी बेस पे है मेरा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। वो क्या है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम जो जॉब के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो। तो मैं जब जैसे अभी जो 9th और 10th वाले बात हैं, ठीक है, आप जानते हैं हाई स्कूल के बाद भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो उस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, हाई स्कूल के आधार पर ही, मतलब 10 पास करने के आधार पे ही आप नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, कभी मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें जब फेस टू फेस मिलेंगे।
और 11-12 के बाद तो आप जानते ही बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद भी बहुत सारी नौकरियां। तो कहने का मतलब 10 पास करने के बाद ही सरकारी नौकरियां चालू हो जाती है। तो मैं ये करूंगा आपको शॉर्ट में, जब मैं क्वेश्चन हल करूंगा ना, तो पहले तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, हल करेंगे। डिटेल में हल करने के बाद मैं शॉर्ट में तरीका भी आपको बताऊंगा कि यार ये देखो, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको इसी सवाल को हल करना होगा तो आप इसको इस तरह करने के बजाय ऐसे शॉर्ट में सीधे कर देंगे तो आपको 2-4 सेकंड में ही उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं बताऊंगा ये आपके दिमाग को मैं ओपन करने के लिए, ओपन मतलब दिमाग को थोड़ा सा, आप जब चीज़ों को अभी से हल किए रहेंगे तो आप ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में, तो आपका दिमाग कहते हैं खुल जाता है, जो कहने का एक तात्पर्य होता है। लेकिन तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब दोनों चीज़ें समझेंगे ना, तो अब जब कोई सवाल लगाएंगे आप ना, तो आपको लगे अरे यार ये तो कोई बात नहीं, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं अपने स्कूल के टाइम में ही पढ़ लिया था। बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपको फायदा होगा। और आप जब कोई एग्जाम, जैसे मान लीजिए कोई जॉब, हाई स्कूल के बाद ही आप चाहते हैं जॉब लेना, तो आप तब भी जॉब ले सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया रहूँगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस एग्जाम में आएगा, तो वहाँ पे ऐसे टिक मार देंगे आप। मैथ्स में आप मेरे साथ क्वेश्चन करें बैठ के, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये देखो, ये लगाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं टच करूंगा। और ये कौन बता सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन या फॉर्मेटिंग वही बता सकता है जो इन सब सारी चीज़ों से गुजरा होगा। आपको वो नहीं बता सकता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना किया हो, ठीक है। वो नहीं बता सकता जो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना किया हो या ज़्यादा डिटेल में उसको नॉलेज ना, वो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं बोलूँ इसको 10 तरीके से क्वेश्चन को बना के दिखाओ जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप नहीं बता सकते जो नहीं किया होगा। जो किया होगा कह देगा ऐसे ऐसे आते हैं। और वो कौन बता सकता है? जैसे आप कई सारी किताबें पढ़े हों, कई सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री में कंपटीशन में 1000-2000 तक क्वेश्चन, और मैं क्लास में भी पढ़ाता, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे क्वेश्चन में लगा चुका हूँ अभी तक, स्टेट और सेंट्रल एग्जाम में जो भी मतलब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये भी मैं टच करूँगा। अब जो 7वां मेरा पॉइंट रहेगा, वो 7वां, मैं एक टारगेट लेके काम करना चाह रहा हूँ। अगर मैं, एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ, ये होता है जब मैं मतलब, जैसे क्या होता है मेरे से अगर कहो कि आप ये सर ये करना है, तो अगर मेरा मन नहीं लगता तो मैं कर नहीं पाता। मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे जिसमें मज़ा आता है ना, तो वो मैं वो करना चाहता हूँ। और उसमें मैं किसी चीज़ के लिए, मुझे पैसे मिले या ना मिले, मैं उसको करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे ये मैं पढ़ाता हूँ, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं मतलब हाई स्कूल में था तब मैं ऊपर हायर वालों को भी पढ़ाता था। मैं बीटेक में भी था ना, जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं बीटेक वालों को पढ़ाता था। आप ये समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। इसके लिए मुझे पैसे मिले या नहीं मिले तब भी मैं ये करना चाहूँगा। क्योंकि जैसे होता नहीं, लोग क्या करते हैं, लोग कोई गेम खेलते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, है ना, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे और लोग, कोई पियानो बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है ना, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ भी खेलता है, इस तरह सा उसको उसमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मतलब वो रिलैक्स फील करता है। ऐसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। तो मज़ा, कहते हैं वही ना, जब आपको कहीं संतुष्टि मिले तो ये मान के चलना चाहिए इसमें मेरा इंटरेस्ट है ना। तो आप, अब बात ये आ रही थी, मैंने ये बताया कि फॉर्मेटिंग और ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और तीसरा मैंने क्या बताया, आप टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ। टारगेट मैंने क्या ले लिया, टारगेट में 2 चीज़ लेके चल रहा हूँ। एक बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अगर ये ठीक ठाक जितना भी जैसे मैं सोचा, अगर वो प्लान के हिसाब से पूरा वर्क कर गया ना, तो मैं चाह रहा हूँ आप में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में, आपकी बोर्ड जो टॉपर लिस्ट है उसमें किसी का नाम आए। किसी का मतलब आप सब लोग मेहनत करिए तो सबका नाम है बोर्ड एग्जाम में, जो भी बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो, उसके लिए जो भी मेहनत होगा वो किया जाएगा। और तीसरी चीज़ आपकी जॉब, मैं ये चाहता हूँ आप ग्रेजुएशन करने के बाद या इंटर करने के बाद बैठे ना ज़्यादा समय तक। क्योंकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी 5-5 साल लगा देते हैं, जॉब नहीं लगती। आप एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, आपको ज्वाइनिंग डे, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने 2016 में ही मेरा एग्ज़ाम हो गया था और मैं निकाल लिया, लेकिन मैं ज्वाइनिंग कब किया, 2018 में। तो ये केस वगैरह चल रहा था, इसलिए मैं इस टाइम ज्वाइनिंग किया। तो कहने का मतलब ये आप तो फिक्स कर लो आपकी जॉब लग गई है ना। तो जब जॉब लग गई है आपकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब, और ज्वाइनिंग तो कभी भी तो फिक्स हो गया, हमारी जॉब तो लग गई है, ज्वाइनिंग कभी भी तो ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 10th पास करके निकलते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन आप करते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 1 साल के अंदर जॉब लग जाए। आप अगर 10th के बाद चाहते हैं तो जॉब लग जाए, अगर आप जो है 12th के बाद चाहते हैं जॉब लग जाए, 10th के बाद चाहते हैं तो भी जॉब लग जाए। कुछ ऐसा काम करते हैं।
तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, वो एक्स्ट्रा काम करेंगे हम। तो मेरा एक टारगेट ये है, आप इतनी मेहनत करिए कि बोर्ड में नाम आए, और दूसरी चीज़ आप जॉब ले लीजिए, आपको भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आठवां जो मैंने सोचा है, अभी तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आठवां मैंने क्या सोचा है, आठवां मैं सोचा, जैसे आपको पता होगा कि मैं एक प्रोजेक्टर भी खरीद के दिया हूँ, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टर भी खरीदा गया है स्कूल में। वो प्रोजेक्टर इसीलिए खरीदा गया था कि आप जानते हैं ये बहुत पहले ही प्रोजेक्टर खरीदा जा चुका था। ये सब जो काम अभी मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, ये काम पहले से ही सोचा गया था कि ये काम किया जाएगा। आज लॉकडाउन है, आप जान रहे हैं कि आप लोग घर में भी बैठे होंगे, और ये पहले ही मैंने सोचा था कि ये काम करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो उस चीज़ को अब और तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अभी एक प्रोजेक्टर है, और 2-3 प्रोजेक्टर और ख़रीद के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको चालू किया जाएगा। तो अभी तो जैसे मैं यूट्यूब पे आपको क्लास दे रहा हूँ, ये है ना, यूट्यूब पे ही क्लास आपको मिल जाएगी, वो फ्री मिल जाएगी ये, ठीक है, कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहने का मतलब। बाद में क्या होगा कि मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा कि आप कोई भी देख से, जो अपने स्कूल के बच्चे रहेंगे उनके लिए ये काम करेंगे हम। क्योंकि अभी क्या होगा यार, अभी हमें कुछ अलग तरीके से काम करना है, तो हम कुछ फिक्स कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 20-25 लोग हैं, सबको टारगेट लेके एक एक लोगों से क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो बाद में फिर ये मैं ओपन नहीं करूँगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर वो क्या होगा, क्लास में चलेगा, वो प्रोजेक्टर पे चलेगा, आप उस क्लास में प्रोजेक्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। तो ये 8 पॉइंट मैंने सोचा है, ऐसे काम की जाएगी। तो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, और इस किताब को पहले पढ़ेंगे। किताब को पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट आएगा, इसमें पता है क्या है, आपको सिर्फ लगता है, जैसे आपको लगता है ये भाषा है, ऐसे ही है, लैंग्वेज है, आप सीधे क्वेश्चन चालू कर देते हैं, नहीं। इसी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं। अभी जब मैं आपको सॉल्व करूँगा तो आपको दिखेगा, यस सर, इसमें तो काफ़ी बातें ऐसी थी जो हम चीज़ें ऐसे पढ़ लेते हैं और नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, उसके बाद समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो 1 मिनट, वन मिनट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये JF हर्बार्ट लिखा हुआ है 1890, ये क्या कहते हैं, इनका कहने का मतलब ये है, लिखा हुआ देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो लिखा है, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थित का स्थान ले। मध्य स्थित मतलब समझ रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज़्यादा रोल है कि आप कह सकते, ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी ऐसी पोजीशन है ट्रिग्नोमेट्री की कि मतलब ये बीच में ही है, ना कम इसका यूज होता है ना ज़्यादा यूज हो, लेकिन बीच में इसका इतना इंपॉर्टेंस है। और ये कैसे कह सकते हैं, तो मैं उसको अब बताता हूँ। इसके बहुत सारे जगह एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह यूज है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे इसमें यूज का, तो आप ये सब जो देख रहे हैं, ये सब यूज हैं इसके एप्लीकेशन है। इसको अनुप्रयोग बोल सकते हैं कि हम ये कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, इसका क्या मतलब निकल गया, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, उसको आप टेंशन मत लीजिएगा। हाइट मतलब ऊंचाई होती है, और डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। ये ऊंचाई है और ये दूरी है, आप लिख सकते हैं। अब जैसे ऊंचाई और दूरी का क्या मतलब हो गया, अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये ऊंचाई और दूरी की बात है। कहने का मतलब ये इसकी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं चाहे से बना दूँ, ये दूरी हो गई और ये ऊंचाई हो गई। कहने मतलब किसी मीनार की अगर ऊंचाई आपको निकालनी हो, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो, तब वो आप ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे रोल है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब पता है मैथ्स में अगर कोई भी चैप्टर, जैसे आप चलो कैलकुलस उठा लेते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस जब आप इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। इंटर में जब आप जाएंगे तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, उसमें आप यूज करते हैं। ऐसे d/dx ऐसे लिखा रहेगा, d/dx है sin x, है ना, ऐसे लिखा रहेगा। और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो cos x, देखिए यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे cos आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी बस ऐसे समझते जाइए। जैसे हाई स्कूल, जैसे 9th या 10th में अगर आप हैं तो सिंपली आप बस देखते जाइए, आप ज़्यादा इसको लोड नहीं लेना है। बस आप जानिए कि सर जैसे कभी बात आ जाती है कि यूज कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, क्यों पढ़ते हैं हम,
ये फर्जी चैप्टर है, ऐसे ही है, ऐसे ही डाल दिया, नहीं, सबका यूज है। आप देख रहे हैं कैलकुलस में भी आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, साइन और कॉस सब ट्रिग्नोमेट्री के ही तो टर्म है ना। अब जैसे ये बात आ गई, अब इसका इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे अगर तीसरी पॉइंट की बात करें, इसको मैं मिटाते जाऊंगा, है ना। ये तो हो गया कैलकुलस की बात हो गई, कैलकुलस एक मैथ है ये भी। तीसरी अगर पॉइंट की मैं बात करता हूँ, दूसरा एक तीसरी पॉइंट, अब फिजिक्स क्यों भूल रहे हैं, साइंस में क्या यूज नहीं है, बिल्कुल यूज है। साइंस की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं साइंस में जब आप वर्क की बात करते हैं, वर्क डन आपको याद है, वर्क डन टोटल कार्य जो भी होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा, ऐसे ही तो होता है फार्मूला, है ना। वर्क डन एफ इंटू डी, ये क्या होता है, फोर्स होता है बल, और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है कॉस थीटा लगा होता है। आप सिंपली एक क्वेश्चन भी जानते होंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको साइंस में बताना है क्या ये कोई कार्य है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बस है, बस के पीछे आप देखते हैं सामान चढ़ाने के लिए पीछे सीढ़ियाँ लगी होती है बस पे। अगर कोई आदमी, कोई कुली उस बस के पीछे सर पे सामान लेके अगर बस पे चढ़ रहा है, तो बताओ कोई काम कर रहा है साइंस के हिसाब से, तो साइंस कहता है नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्क डन जीरो आता है। क्यों जीरो आता है, आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब जैसे ये बस है ना, ये मैं ऐसे बस बना लेता हूँ, ये बस है मान लो, यहाँ पे जब ये चढ़ेगा ना, ये तो ये जो डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से धरातल से, ये आदमी जो चढ़ेगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है ना। तो यहाँ पे जब ये कॉस 90, यहाँ थीटा की जगह 90 रखेंगे ना, तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये जब ये वैल्यू जीरो है और ये सब मल्टीप्लाई है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं, तो वर्क डन जीरो आ गया। तो साइंस कहता है कि कोई कार्य नहीं कर रहा है वो, भले आपको लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन साइंस कहता है वो कोई कार्य नहीं है इस तरह के केस में, ठीक है। तो ये फिजिक्स में भी देखिए यूज है, और भी जगह फिजिक्स में मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए आप थोड़ी ऐसे ही चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ ना, आप आराम से सीखिए, मैं सब पढ़ाऊँगा, लेकिन आप जानिए, जितना जान सकिए उतना जानिए, क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखिए, सीखने की कोशिश करिए, जानने की कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए। आजकल तो यार गूगल है, यूट्यूब है, इतने सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए। पहले इतने सारे सोर्सेस नहीं थे हमारे पास, लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपके पास इतने सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए। आजकल आपके पास नेट भी फ्री रहता है, तो आप क्यों ना उसको यूटिलाइज करें, और जितनी जल्दी हो उसके जॉब ले लें। जैसे आप मान लो जॉब की बात आती है, तो जॉब अगर अभी मान लो, जो मुझे लगता है हाई स्कूल में होगा वो 15 साल का होगा, 14 से 16 साल के बीच में होगा, यही होता है। और जो 12 में होगा वो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 18 के बीच में होगा, या 17, 18, 19 ऐसे ही कर लीजिए। तो यार अगर आप मान के समझ लो आप ग्रेजुएशन भी करते हैं, 17 के बाद ग्रेजुएशन के 20 साल, अगर आप 21-22 साल के अंदर नौकरी ले लेते हैं, वो भी अच्छी नौकरी, तो आप सोचिए आप कहाँ पहुँचेंगे। मतलब आप 22 साल में आपने सरकारी नौकरी ले ली, वो भी अच्छी, आपके पास कितना समय है आगे, आप खूब फुल एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, आगे और भी पढ़ सकते हैं आप। तो क्यों ना इतनी जल्दी हम नौकरी ले लें, हम क्यों इतनी वेट करें कि हम 26 साल और 30 साल के होंगे तो हम नौकरी लेंगे। बात समझ रहे हैं आप, पास पड़ोस के लोगों को आप देखेंगे तो लोग कहीं भी जाते तैयारी करने इतना समय क्यों लगा देते हैं। मान लीजिए आप बीटेक भी करते तो 4 साल, तो बहुत सारे देखिए, तो आप इतना मेहनत करेंगे तब यहाँ पहुँच सकते हैं। और बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आती हैं लोगों के, मतलब अच्छे भी समय होते हैं, बुरे भी समय होते हैं। किसी की सेहत नहीं सही रहती तो उसकी नौकरी देर में लगती है, या बहुत किसी को पैसे की दिक्कत होती है, वो नहीं पढ़ पाता, है ना। तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में पैसे की प्रॉब्लम है तो फ्री एजुकेशन आपको मिला, पढ़िए, है ना। तो फिजिक्स हो गया। अब फिजिक्स की बात आ गई, चौथा हमें क्या आपको लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में कैसे फिजिक्स आ गई, बिल्कुल आती है। हाँ पता है, आपके घर में जो बिजली आती है वो एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, और अल्टरनेटिव का जो ग्राफ होता है ना, अल्टरनेटिव की अगर आपको ग्राफ की बात करेंगे तो वो साइनोसाइडल वेव होता है, साइन वेव होता है। इसका ये हुआ साइनोसाइडल, है ना, ये वेव होता है साइनोसाइडल वेव। ये एक मिनट, सॉरी इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ, DAL होगा, ठीक है। यस, एक मिनट, SOIDAL ये होता है, ठीक है, साइनोसाइडल वेव होता है। अब ये कह रहे हैं ये क्या होता है सर, तो मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करना चाह रहा हूँ। अरे यार एक मिनट रुकते हैं,
एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हैंग कर जाता है, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी में जो एसी करंट होता है ना, ये अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, ये साइनोसाइडल, साइन का जब साइन का जो फार्मूला होता है, और साइन का जो ग्राफ होता है ना, ये होता है, ये आप जानते हैं, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये सॉरी मैं उल्टा बता दी, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस होता है ना। ये जो ग्राफ बनता है ना साइन का, ऐसे बनता है, ऐसे, ये अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ है। ये बात समझ रहे, ये निगेटिव भी चला जाता है, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा तो जरूर आपको। ये दिमाग में तो मेरे कभी नहीं रहता कि आप हाई स्कूल में हैं तो आपको नहीं बताना है, आपकी जिम्मेदारी है लोड लेना इतना, आप उस चीज़ को लोड लीजिए। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि आप समझ जाएंगे, है ना। तो उसको समझने की, ये साइन वेव है, ये साइन वेव है, इसको साइन वेव बोला जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं साइन यहाँ भी आ गया इलेक्ट्रिसिटी में, एसी करंट में, ये ग्राफ बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो गया, है ना। अब और जब आगे पढ़ेंगे ना आप, साउंड वगैरह भी पढ़ेंगे, है ना। चौथा जो है आपका लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड, ये क्या चीज़ है, ये प्रकाश हो गया, है ना, और ये ध्वनि हो गई। ठीक है, इस जगह भी लाइट और प्रकाश की अभी कभी भी आप जाएंगे, फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला कैसे बनता है, y बराबर ए साइन ऐसे करके बनेगा, फिर अंदर होगा 2 πf, है ना, x प्लस थीटा, ऐसे बनता है फार्मूला। तो क्या यहाँ साइन नहीं है, यहाँ भी साइन आया, तो क्या यहाँ रोल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल रोल है। और क्यों भूल रहे हैं, एक चीज़ तो आप भूल ही रहे हैं इस चीज़ में, प्रकाश में जब आप लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में जब आप जाते हैं तो स्नेल्स लॉ, ये भूल रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स, है ना, n2/n1, क्या यहाँ पे साइन नहीं है, बिल्कुल है। तो आप देख रहे हैं कितना एप्लीकेशन इसके हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज है, और भी बहुत ऐसी सारी चीज़, ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप देखते हैं किताबों में, थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, बाकी जब आप बीटेक वगैरह करेंगे तो इनकी बहुत सारी जगह आपको यूज़ दिखेगी, है ना। या वैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल वगैरह में करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब जैसे नंबर सिस्टम ये मैथ्स का एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम में बात करेंगे तभी भी आपको आ जाएगा। जैसे साइन एक्स सीरीज होती है ना, साइन एक्स की सीरीज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो साइन एक्स की सीरीज भी हो जाती है। इसका अगर फार्मूले की बात करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। अब बस जानिए कहाँ कहाँ यूज होता है। और cos x की बात करेंगे तो x² 2 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम में भी, यानी सीरीज में, श्रेणी में भी काम आ रहा है, तो इसका कितना सारा एप्लीकेशन है। तो यही नहीं है कि हम इसको अगर पढ़ रहे हैं तो इसलिए इससे जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन मैंने बता दी। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं, एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसको मैं बताऊँगा। तो उदाहरण के लिए ये दे दिया गया है, आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज, ट्रायंगल, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैं एक एक लाइन के बारे में आपको बताऊंगा। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ी लाइन सही नहीं बनी, सीधा बनाते, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है ना। कोई भी एक ट्रायंगल है, उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइएंगल, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, 3 कोण, तो एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पूरा समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड है, ये दिमाग में आप रखिएगा, पूरी समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड है ना। अभी यहाँ तो सॉरी, समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है, पूरे त्रिभुज पे बेस्ड है, और ज़्यादातर समकोण त्रिभुज के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में ही सब सारी चीज़ें समझेंगे, और त्रिभुज में ही मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जो ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें हम करते हैं, है ना। आगे भी आप जब मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉस का रूल और साइन का रूल ये सब बनता है, तो वो बनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार, जानते हैं हम दिल्ली में देखने गए हैं,
अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, ठीक है। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख, ये शिखर है मीनार का, शीर्ष है, शिखर को देख रहा हो, तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। आप तो यहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं इसे, तो समकोण त्रिभुज कैसे बन जाएगा? बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि ये जो आपकी दृष्टि रेखा है, ये आधार हो गया और ये मीनार हो गया, 3 साइड हो गया, है ना। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्या मतलब परपेंडिकुलर बेस पे जो भी आधार, जैसे ये आधार है, आधार पे कोई चीज़ अगर लंबवत है तो वो 90 डिग्री बनेगा, एक इधर एक इधर, ये दोनों 90-90, तभी ये पूरा 180 अंश होता है। बात समझ रहे हैं? ये पूरा 180 अंश हो जाता है। कहने मतलब किसी भी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, किसी भी समतल पे ऐसे समतल बना दिया, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ, बनने की कल्पना की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.1 में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? अब आपसे पूछ रहा है, क्या वास्तव में मापे बिना ही मीनार की छात्र मीनार की ऊंचाई? बिल्कुल मीनार की ऊंचाई, इसको आपको चढ़ के मापने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी समझते हैं। आपको इस पर नहीं चढ़ना है, इसकी हाइट निकालनी है। आपको क्या चाहिए? आपको देखिए, मैं अभी यह फार्मूला तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन तो सॉरी क्या हो रहा है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मैं बताता हूँ आपको, समझते जाइए क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं। मैं अगर इसको थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इस कोण को मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैंने थीटा ले लिया, तो आप जानते हैं ये इसके साथ संलग्न भुजा होती है, ये संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडजेसेंट भुजा साइड, है ना, ठीक है। ये कर्ण होता है। कर्ण क्यों होता है कि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये 90 इसके सामने की भुजा कर्ण होता है, इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सी साइड होती है? ये सम्मुख भुजा है, कोण के सम्मुख, ये सम्मुख, आगे और डिस्कस करूंगा त्रिभुज कोण और चेंज करके। ये सम्मुख भुजा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है। ये चीजें समझिए। अब देखिए मैं क्या बताता हूं, जब आप कोई भी, जैसे मैं साइन थीटा की बात करूं, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं इस डायग्राम को समझाने के लिए। साइन थीटा, आप इस लाल बटे कक्का को आपको मैंने बताया था, ये सब चीजें आप समझिए। लाल बटे कक्का को मैंने, साइन थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यल मतलब लंब और ये बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये है, ठीक है। अच्छा, यही आपका है। अब यार हमें ये बताइए, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये बताइए इसमें कितनी चीजें हैं? एक चीज, दो चीज एंड तीसरी चीज। 3 ऐसे टर्म है, 3 ही टर्म है। अच्छा ये बताओ, अगर इस 3 टर्म में मैं आपको 2 टर्म का मान दे दूं, 2 टर्म का मान मतलब मैं आपको लंब बता दूं कितना है, ये इसकी वैल्यू बता दूं कितना है, और कर्ण की वैल्यू बता दूं कितना है, तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं साइन थीटा का? आप बोलेंगे यस सर मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये बताइए, जैसे साइन थीटा बराबर कहीं लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, यही है ना। आपको मैं क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ? आपको मैं सिर्फ लंब का मान दे रहा हूँ, सिर्फ लंब, और मैं बोलूँ इन दोनों का मान निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते, है ना, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते इन दोनों का मान। अगर सिर्फ लंब का मान मैं दे दूं कि लंब का मान जो भी होगा उसको मैंने दे दिया, मैंने कहा इन दोनों का मान निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब आपको क्या पता चला? कोई भी समीकरण, ये एक समीकरण है, मान के चलिए ये एक इक्वेशन है, किसी इक्वेशन में जितने भी अननोन वेरिएबल है, अननोन मतलब जो हम नहीं जानते, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं, इसमें 3 अननोन वेरिएबल है, 1 2 एंड 3 अननोन वेरिएबल है, ठीक है। इस 3 किसी भी इक्वेशन में जितने अननोन वेरिएबल हो, उसमें एक अननोन वेरिएबल छोड़ के बाकी सबका अगर मान दे दिया जाता है, तो उस जो बाकी बचे हैं, एक जो बचा है उसका मान निकाल सकते हैं। कहने मतलब इसमें 3 है, अगर आप इसका मान दे सकते हैं, आप दे दीजिए इसका और इसका मान, तो आप इसका मान निकाल सकते हो। आप इसका और इसका मान अगर दे दीजिए तो इसका मान निकाल सकते हैं। आप इसका और इसका मान दे दीजिए तो इसका मान निकाल सकते हैं। कहने मतलब 3 अननोन वेरिएबल हैं, तो आप 2 का मान देते तो तीसरे का मान निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इसकी हाइट निकालनी यार, तो कोई आपको ये इसका ये मैं कोण दे दूँ, और ये वाला तो नाप सकते हैं कि नहीं पैदल चल के या मीटर वो लेके, आपका जो भी मेजरिंग स्केल होता है, मेजरिंग स्केल से ये हाइट नाप लो। हाइट नाप लिया कि नहीं? ये सॉरी ये आधार नाप लो यहाँ से यहाँ तक, और ये कोण पता कर लो।
कोण बहुत सारे तरीके होते हैं कोण पता करने के लिए, बहुत सारे जैसे कंपास होते हैं या कोई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कोण पता कर सकते हैं। कोण पता कर लीजिए, यहाँ से चोटी से यहाँ तक कितना है, ये दो चीज़ें आपको पता चल गई यार, तो सिंपली इसकी हाइट आप निकाल सकते हैं और इस दो चीज़ें से इसकी भी हाइट निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये फर्क पड़ता है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। और एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है जो मैंने समझाया। अरे एक छोटी छोटी बातों को समझिए। मैथ्स को आप अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ x + y = 5, ऐसे मैंने लिख दिया, मैंने एक समीकरण लिख दिया, ये कोई एक समीकरण है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मैं y की वैल्यू दे देता हूँ। आपको मैंने बोला, आपको मैं गिवन क्या दे रहा हूँ, गिवन मतलब दिया y = 3 दे दिया, तो मैंने बोला कि आप x का मान निकालो। तो सर कितना सवाल, सिंपल सवाल आप पूछते हैं। हाँ, मैं सिंपल ही सवाल पूछता हूँ, लेकिन तो सिंपल सवाल में कितने सारी चीज़ें छुपी हुई है। जैसे y का मान आपको 3 दे दिया तो आप क्या लिखोगे, x + 3 = 5, है ना? तो x बराबर आपको कितना आ गया, 5 में से 3 घटा लो, आप कितना आ गया, 2 आ गया ना, 2 तो आ गया। अगर मैं इसकी जगह y की जगह मैं आपको x की वैल्यू दे देता तो आप क्या करते, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तब भी आप क्या करते, आप कहते थे बिल्कुल सर ये भी बहुत आसान है, 3 + y = 5, तो y बराबर आप कितना निकालते, 5 - 3 = 2, है ना? आपने सिंपल, तो आप समझ रहे हैं क्यों निकाल पा रहे हैं? आप इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये समीकरण में 2 अननोन वेरिएबल हैं। अननोन वेरिएबल मतलब अननोन जिसे हम नहीं जानते, और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। 2 ऐसी वैल्यू हैं जो हम नहीं जानते, वो कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँ सिर्फ यही दे दूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसे मैं लिख दूँ कि x एंड y का मान ज्ञात करिए, तो आप मान नहीं ज्ञात कर सकते। आप मेरे से बोलेंगे सर इसके अनंत सोल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। क्यों अनंत हल होंगे? आप समझा सकते हैं क्या मुझे, क्यों अनंत हल होंगे इसके? अनंत हल इसलिए होंगे यार कि अगर आप x की वैल्यू मान लो, अपने मन से मान ले, तो a मान लिया, एक मान लिया, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी कि नहीं? तभी तो 5 आएगा। अब अगर x की वैल्यू मैं 4 मान लेता हूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। x की वैल्यू अगर -1 मैं मान लूं तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी कि नहीं आएगी? सिंपल है, देखो 6 में से 1 जाएगा तभी तो 5 आएगा। अब अगर y की वैल्यू -6 मैं मान लूं, अब बताओ कितना करोगे? इधर मैं कर दूं -6, चलो इधर कर देता, इसको -6 मान लिया तो 5 लाना है तो 11 में से 6 जाएगा तभी तो 5 आएगा। आप देख रहे हैं ऐसे अनंत, आप अनंत युग्म बना सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, किसी भी समीकरण में अगर आपको जो है जितने अननोन वेरिएबल हैं उसमें से अगर एक को छोड़ के बाकी का मान पता है तो उसका मान निकाल सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख दो, x + y + z = 5। अब इसका मान मैं आपको 2 दे दूं, तभी मैं कहूँ x y का अलग अलग मान निकालो, तभी भी नहीं निकाल सकते। 2 क्या, ये z 2 ऐसे, इसका 4 ले दूँ तभी भी x + y बराबर आपका 4 आएगा। अभी भी आप इंडिविजुअल मान नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, इस परिभाषा का कह रहा है कि यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? ये मीनार की ऊंचाई मापने की जरूरत नहीं है, आपको ये मापना है और ये कोण अगर आप माप लेते हैं तो आप उस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मैं मिटाना चाहूँगा। ठीक है, पता है मैं ये चाहता हूँ आप छोटी छोटी सी बातों को समझिए। समय लगेगा लेकिन तो आप जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा है? कह रहा है मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी है। ये आपकी नदी है, ये पूरी आपकी नदी है और उसका ये मकान है, ये मकान है और उसकी बालकनी ये है, यहाँ पे ये बैठी है लड़की, इस जगह पे बैठी है। ठीक है, हाँ बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे, ये पता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। पता है मैं क्लास में करीबन 200 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का डिस्कस किया, वो भी डिफिकल्ट लेवल तक। बात समझ रहे हैं? तो आप परेशान मत होइए, उसको डिस्कस करेंगे। तो और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली, भाई दूसरा किनारा ये पहला, ये आपका दूसरा किनारा, आप यहाँ हैं, आपका दूसरा किनारा तो ये होगा ना, और यहाँ मंदिर है, मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। यहाँ पे गमला रखा हुआ, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा गमला रखा हुआ, उसको देख रही है वो। इस स्थिति में समकोण त्रिभुज
बनने की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं जो घर होता है, जो आपकी बिल्डिंग बनती है, वो बिल्डिंग आप वर्टिकल होती है, वो झुकी नहीं होती, वो झुकेगी तो गिर जाएगी। आप देखते हैं गांव में जब या घर किसी का बनते हुए देखे होंगे तो एक धागे से लटकी हुई एक वो पेंडुलम टाइप में होती है जो ना, उसको वो जो मिस्त्री होता है जो घर बनाता है वो ऊपर से लटका के देखता है कि क्या ये दीवार, जो भी दीवार है, क्या वो सीधी है। वो उसी का रोल है, क्योंकि वो सीधा होता जाएगा तभी वो दीवार खड़ी होगी, दीवार सीधा रहेगा, नहीं तो वो दीवार गिर जाएगी, थोड़ा भी झुकेगा तो गिर जाएगा। तो उसका रोल है। तो जो भी घर होते हैं वो 90 डिग्री पे, आधार से 90 डिग्री बनाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप। घर हो गया, कोई पोल हो गया, है ना, तो ये 90 डिग्री। तो कह रहा है जैसा कि आकृति में दिखाया, यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो, कौन सी ये ऊंचाई, बिल्कुल अपने घर की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते आप, आपको तो पता ही रहता है। आपके पापा को किसी को पूछेंगे पापा कितना ऊंचा है तो बता देंगे, ये ऊंचाई मान लेते हैं, ये अच्छा, ये आपको ज्ञात है। ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? अब यार बिल्कुल नदी की चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं कब, जब हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें हाइट पता चल गया और हमें ये पता चल जाए, ठीक है, थीटा पता चल जाए, तब हम उसकी ये भी ज्ञात कर सकते हैं और ये भी ज्ञात कर सकते हैं। दो चीज़ें, बात समझ गए? तो ये चीज़ें हम ज्ञात कर लेंगे, सिर्फ एक चीज़ देने पे हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा ये सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है ना। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि ये हवा में उड़ रहा है तो क्षैतिज से जो भी होगा ऊंचाई, वो समान ऊंचाई पे ही उड़ेगा। ये क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब आपका आधार, ये क्षैतिज है, ठीक है, इससे उड़ रहा है, ये समान ऊंचाई पे उड़ेगा। यहाँ से जो ऊंचाई होगी, ये मेरे तिरछा बन गया, यहाँ से जो ये ऊंचाई होगी ये एच, ये सेम होगा दोनों का, ठीक है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है, यहाँ पे कोई लड़की होगी वो देख ली, ठीक है। एक गुब्बारा यहाँ पे पहुँचा था, ए बिंदु पे पहुँचा था गुब्बारा, इस लड़की ने देखा, देख लेती है, और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़ के जाती। मान लो माँ थोड़ी सी दूर रही होगी, है ना, या पास में रही होगी, या जैसे भी है थोड़ा सा पास में, वो दौड़ के जाती, छोटी सी लड़की होगी बताने के लिए। तो ये नगण्य माना जाता है, ये जो भी हाइट होती है बताने गई, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये दिमाग में रखिए, उसको एक ही पॉइंट मान के काम किया जाता है। अगर सवाल में वो बताता है कि इतना दूर वो गई बताने के लिए, तब हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। बताने के लिए वो अपने माँ के पास दौड़कर जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल कर आती है। अच्छा दिया है घर से बाहर निकल कर आती है, यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए जब पहले भाई गुब्बारा यहाँ था, वो अपने घर में गई, गुब्बारा वहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। अब जैसे बात ये आती है कि हम क्यों ना इधर बढ़ा लें, तो आप किधर भी बढ़ा सकते, तो आपको उधर सोचना पड़ेगा। आप इधर मैं बढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि गुब्बारा इधर की तरफ जा रहा है, तो हम इधर देख रहे हैं। तो पहले ए पॉइंट पे गुब्बारा था, अब बढ़ के बी पॉइंट पे गुब्बारा हो गया। तो कहने का मतलब जब ए पॉइंट पे तो जब लड़की थी ना, तो ये तो आधार हो गया, और ये गुब्बारे से आधार की हाइट हो गई, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ से कोई कोण बना रहा होगा ना। अब गुब्बारा तो यहाँ चला गया, जब उसकी माँ आती है यहाँ पे, तब क्या कह रहा है, अब मान लीजिए कि जब पहली गुब्बारे को देखते ही तब गुब्बारा बिंदु ए पर था। जब माँ बेटी दोनों ही गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकल कर आती हैं, तब तक गुब्बारा अन्य बिंदु बी तक आ चुका होता है। क्या आप जमीन से उस स्थान से जहां माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये ऊंचाई दोनों सेम है, यही हाइट हमें निकालनी है। ये आधार हम यहाँ से देख सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट हमें कोई भी पता हो, एक कोण पता हो और ये आधार पता हो, बेस तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको दी है। अब आगे क्या किया जा रहा है वो सवाल मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उस पर कई तरह के सवाल कराऊंगा। उसमें समय का भी क्वेश्चन आता है और हाइट का भी आता है और आधार का भी आता है। समय भी पूछता है कितने समय में वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों को जो त्रिकोणमितीय नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। देखिए कह रहा है लागू करके ज्ञात किया जा सकता है, जो भी चीज़ें, 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ निकाल लेंगे। अंग्रेजी शब्द मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में आपको बताया था। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों, ट्राई, ये सब ग्रीक शब्द हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में ये चीज़ें बताई थी, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, METRY, ठीक है। इसमें मैंने ट्राई को मैंने बताया था 3, है ना, और गौन मतलब मैंने बताया था ये भुजा, और मीट्रन ये जो है ये है मापन, ठीक है, ये मापन, ये हो गई 3, और ये हो गया भुजा, और ये हो गया मापन, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब कहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। ज़्यादातर वहीं की चीज़ें हैं अपने पास जो भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ग्रीक की चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना। तो
ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, गौन का जिसका अर्थ होता है भुजा, मीटन जिसका अर्थ होता है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यही तो हम कर रहे हैं। कोई एक त्रिभुज है, उसके कोणों के बीच संबंध और भुजाओं के कोण और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन। भाई क्या है आपके सामने बताइए, इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेके। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रायंगल है, ये कोण है, एक साइड ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, या इसको हाइट ले लें और ये बेस ले लें, इसको आपको ये कर्ण लेते हैं के, है ना। तो यही है, तीन साइड है, एक एंगल है, और बाकी ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ हो गई तो अध्ययन करना है। तो वही कह रहा है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है ना। आगे मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बेबीलोन में मिलता है। ये थोड़ा सा क्या है, हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड ये जानना जरूरी है। बस जानते रहो, कभी कोई बात आती है तो आप उस चीज़ पे डिबेट कर सकते हैं या किसी को बोल सकते हैं, ऐसा हुआ था। प्राचीन काल में खगोल विधि, है ना, एस्ट्रोनॉमी होता है ये। तो एक्चुअली क्या होता था पहले, सब बहुत पहले की जब बात थी तो बहुत पहले इसीलिए किया गया था क्योंकि वो तारों वारों को देखते थे, पृथ्वी से तारों की दूरी देखते थे, इन सब जगह। तो खगोलविद उसी को कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों के मापने के लिए करते। देखिए एप्लीकेशन, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी, एक एप्लीकेशन ये भी है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन आपका ये भी हो जाता है। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांशतः प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित है। देखिए इंजीनियरिंग और भौतिक का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इंजीनियरिंग में जैसे इलेक्ट्रिक का दे दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप इसके बारे में आपने बेसिक्स पढ़ ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये हैंग कर जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये सही हो जाता है थोड़ा देर में ही, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ये हो गया सही ना। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों, ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं। वीडियो थोड़ा सा आप नेक्स्ट ऐसा करते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अभी इसको यहीं रखते हैं, है ना। यहाँ तक मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से चालू करूँगा, जहाँ से देखिए ये पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़िए, आपको कैसा लगता है आप ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, आपको कितना समझ में आया क्या नहीं आया। जो चीज़ें आपको दिक्कत लगती है, चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगले वीडियो से हम यहाँ से पढ़ेंगे। ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, हमने हिस्ट्री ही पढ़ी है, लेकिन इस हिस्ट्री को समझते हुए हम पढ़े हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, रोकते हैं इसे।